नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि पता ही है आपको कि आपकी सीटेट की परीक्षा जनवरी 2024 में होने जा रही है और हमने सीटेट 2024 की परीक्षा को नज़र में रखते हुए आपकी EVS की क्लास YouTube पर चला रखी है, जिसकी ऑलरेडी 8 क्लासेस हम YouTube पर पोस्ट कर चुके हैं और आज आपकी क्लास नंबर 9 होने जा रही है। आपको बता दें कि आज EVS की लास्ट क्लास है। आज की क्लास को मिलाकर आपका सीटेट 2024 के लिए EVS पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल 9 वीडियोस में आपका पूरा सीटेट कंप्लीट हो जाएगा और इन सभी की सभी 9 क्लासेस की वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल दी अंकित राठी पर मिल जाएगी और जो हमारा सीटेट का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आज 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आपको सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्लास को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 9। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है जड़ यानी कि रूट। देखते हैं क्या दिया गया है। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिट्टी से क्या करती हैं? जल का अवशोषण करती हैं, खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। आगे देख लेते हैं। जड़ पौधों को सहारा देती हैं, अभी बताया था ना। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, भोजन को स्टोर करती हैं। ओके, जड़ के उदाहरण क्या क्या होते हैं? गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टैपियोका, ठीक है, आदि जड़ें होती हैं। ये किसके उदाहरण है? सभी जड़ के उदाहरण है और हम इनको भोजन के रूप में खाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दिया गया फ्रेंड्स जड़ के प्रकार। तो पहला प्रकार दिया गया है मूसला जड़ यानी कि टैप रूट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या विशेषता होती है इनकी? ये पौधों की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकलती है, जैसे कि गाजर मूली की जड़ आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर चली जाएगी। एक मेन जड़ होगी, मुख्य जड़ होगी। जो गाजर होती है, मूली होती है, ये एक जड़ होती है। ठीक है, मुख्य जड़, और इनके बगल से छोटी छोटी जड़ें निकल जाती हैं, यही इसमें लिखा है, और उससे कई अन्य जड़ निकलती हैं। तो इस तरह की जड़ को क्या बोलते हैं? मूसला जड़ यानी कि इंग्लिश में टैप रूट बोलते हैं। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। ये जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उसको उखाड़ लोगे, ये कुछ गहराई तक जाती हैं अंदर में जमीन में। ठीक है, पौधे की पत्तियों का शिराविन्यास जाली का रूपी हो तो पौधे की जड़ें, थोड़ा आगे चलते हैं, मूसलाधार होंगी। मतलब कहने का यह है कि यदि जो इस तरह के पौधों की पत्तियां हैं उनका शिराविन्यास जाली का रूपी हो। जाली का रूपी इस तरह का होता है। सपोज कीजिए ये पत्ता है और इनका शिराविन्यास इस तरह का हो। ठीक है, इस तरह का शिराविन्यास पत्ती का होगा तो किस तरह की पौधा होगा? वो उस पौधे की जो जड़ होगी मूसला जड़ होगी। ठीक है, यानी कि टैप रूट होगी। क्लियर है? इसके उदाहरण कुछ दिए गए हैं, जैसे कौन सा? चना, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, धनिया। ठीक है, ये सभी किस तरह की जड़ होती हैं? इनको बोलते हैं मूसला जड़ यानी कि टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड आ जाता है रेशेदार जड़ या फिर इसी का नाम है झकड़ा जड़ और इंग्लिश में बोलते हैं
फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स फाइब्रस, इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, इनकी विशेषता देख लेते हैं, क्या होती है इनकी विशेषता। ये जड़ तने के आधार से निकलती हैं। सपोज ये जड़, ये तना हुआ है पौधे का, तो ये कहाँ से निकलेंगी? यहाँ से निकलेंगी, इस तरह से। ठीक है, ये जड़ें ज़मीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती, ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। ठीक है, थोड़ी ही गहराई तक ज़मीन के अंदर जाएंगी। ये ज़मीन में चारों तरफ फैल जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फैल जाती हैं चारों तरफ। यदि शिराविन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होंगी। ठीक है, यदि शिराविन्यास पत्तियों का जाली का रूपी हो तो कैसी जड़ें होंगी? हमने बताया था आपको, मूसला जड़ यानी कि टैप रूट। और यदि शिराविन्यास पत्तियों का समांतर हो, ठीक है, तो कैसी जड़ें होंगी? रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ और फाइब्रस रूट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, प्याज आदि। ठीक है, इस तरह की जड़ों को क्या बोलते हैं? इनकी जड़ों को बोलते हैं रेशेदार या झकड़ा जड़। गेहूं की जड़ भी इस तरह की होती है, धान की भी, मक्का की भी, ठीक है, और प्याज की भी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया है। हमने आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई होप कि आपको अभी ये इजीली दिख रहा होगा, विजिबल होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं की जड़ कैसी होती है? मूसला जड़। ठीक है, धनिया की जड़ कैसी होती है? मूसला जड़। गाजर की जड़ कैसी होती है? झकड़ा जड़। बांस की जड़ कैसी होती है? मूसला जड़। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि गेहूं की जड़ कैसी बताई थी हमने आपको? झकड़ा जड़। ठीक है, गाजर की जड़ कैसी होती है? बताइए गाजर की जड़ कैसी होती है? गाजर की होती है मूसला जड़, ये भी कट जाएगा। ठीक है, धनिये की जड़ कैसी होती है? मूसला जड़, हमने आपको बताया था ना, तो यही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, धनिये की जड़ कैसी होती है? मूसला जड़ यानी कि टैप रूट, बताया था ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ जो कार्य करती है पौधे के लिए क्या नहीं करती है? बताइए। भोजन भंडारण या संचित करना। तो जड़ जो है पौधे के लिए भोजन का तो भंडारण करती है, हमने पढ़ा था अभी टॉपिक में, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। थर्ड देख लेते हैं पहले हम, पौधे को सहारा देना। पौधे को सहारा देती है, हमने बताया था ना आपको, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब नंबर 4, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। ये भी हमने आपको बताया था ना, जल और खनिज का अवशोषण करती है जड़, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमस उपलब्ध कराना यानी कि नमी उपलब्ध कराना, ये जड़ का कार्य नहीं है पौधे के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं। ठीक है, मोस्टली क्या कह रहे हैं? अधिकतर, सभी नहीं, पौधों का कोई जो फूल होगा वो सब्जी होती है। कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। ठीक है, ये बस ध्यान रखेंगे, कोई ज़्यादा वो बात नहीं है इसमें विशेष। हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा, गुड़, आंवला होता है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। ठीक है, गुड़
और आंवला में भी क्या होता है, आयरन पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है, आंवला में आयरन होता है, गुड़ में आयरन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विदेश से आने वाली सब्जियां। फ्रेंड्स, हम जो सब्जियां खाते हैं सारी की सारी सब्जियां पहले इंडिया के अंदर, भारत के अंदर नहीं थी। आपकी कोई सब्जी किसी देश से आई थी और कोई सब्जी किसी देश से। तो देख लेते हैं पहले। साउथ अमेरिका से क्या आया था, दक्षिण अमेरिका से आई थी आपकी हरी मिर्ची, टमाटर, आलू। ध्यान रखेंगे, आलू, टमाटर और हरी मिर्च कहाँ से आए थे आपके, साउथ अमेरिका से। चीन से क्या आया था आपका, सोयाबीन। ठीक है, अफ्रीका से क्या आया था, कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी यानी कि लेडी फिंगर। और यूरोप से क्या आया था आपका, गोभी और मटर। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने आपके लिए इंक्लूड किया है। देखते हैं, आगे रखा है हमने। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यावसायिक आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या अफगानिस्तान से। बताइए, अभी हमने आपको बताया। कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। कहाँ से आई थी, आलू, टमाटर और हरी मिर्ची साउथ अफ्रीका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका से, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं हम पौधे का तना भी खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आलू। पौधे की जड़ भी खाते हैं हम, जैसे कि गाजर, मूली। पौधे की पत्तियां भी हम खाते हैं, जैसे कि हरा धनिया, पत्ता गोभी। खाते हैं कि नहीं खाते, तो उसी बारे में बताया गया है। देख लेते हैं, जड़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो हम खाते हैं, खाने योग्य भाग, मूली, गाजर, ठीक है, चुकंदर, टैपियोका, शकरकंदी। टैपियोका पता है ना आपको, करी के साथ बनाया जाता है टैपियोका। कहाँ, केरल में, केरल की एक डिश है। तने में कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं हम, कौन कौन सी चीज़ें तने में आती हैं, आलू, ठीक है, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल डंठल। ऐसे प्याज और लहसुन को शल्ककंद भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पत्तियों में दिया है आपका धनिया, हमने बताया था ना आपको, पत्ता गोभी, ठीक है, अरबी। अरबी के पत्ते खाए हैं आपने, उसकी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी तो मुझे नहीं पता, लेकिन अरबी के पत्ते की पकौड़ी बनती है, हमने खुद बनाई है घर पे, ठीक है। ये ईस्ट यूपी में भी यूज़ करते हैं और भी कई जगह पे बनाते हैं। पालक का आप सबको पता है, पालक का क्या बनाया जाता है, डायरेक्ट पालक की सब्ज़ी भी बनती है आलू के साथ मिलाकर, और पालक का साग भी बनता है कि नहीं। कड़ी पत्ता तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, नॉर्मली सब्जी में भी डालते हैं, ठीक है। और साउथ इंडिया की जो डिश है सांभर में कड़ी पत्ता का बहुत यूज़ किया जाता है। कढ़ी में भी यूज़ करते हैं, जो दही से मट्ठे से कढ़ी बनाते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बीज देख लेते हैं, बीज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। चना, ठीक है, चना क्या है, बीज है। बाजरा भी एक बीज है। सरसों, गेहूँ, धान यानी कि चावल, ये बीज ही तो हैं एक प्रकार के, और हरी मटर के बीज। तो ये सब बीज हैं जो पौधे के खाने योग्य भाग हैं। क्लियर। आगे देख लेते हैं। अब बचता है फूल कौन सा होता है, सहजन, केला, कचनार। केले का पता है आपको, केले के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, केरल में। सहजन की कहाँ बनती है, महाराष्ट्र में। और कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश में। और भी कहीं हो सकता है बनती होगी, लेकिन हमने EVS में ही पढ़ा था पिछली क्लासेस में कहाँ कहाँ किस तरह की सब्ज़ी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप कि आपको अब तक का टॉपिक जो भी पढ़ाया है क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है, सेशन कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता क्या है, हमें उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका दिया गया है लिंग, हु, फेन। थोड़ा अजीब सा नाम है, देख लेते हैं क्या है। ये एक तरह की डिश है जो किससे बनाई जाती है? सांप से। लिंग, हु, फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग, कहाँ पे? हांगकांग, हांगकांग देश में खाया जाता है। आप जाएंगे हांगकांग आपको वहाँ ये डिश मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका उंधियू। ये क्या है देख लेते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। क्या करते हैं? खेत से ही ताज़ी सब्जियां लेंगे और उनको एक मटके के अंदर बंद कर देंगे और मटके के जो मुख होता है उस पर उसको सील बंद कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या करते हैं देखते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। मतलब क्या करते हैं, जो मटके के अंदर सब्जी भरी है उसको पकाना है। कैसे? मटके को उल्टा कर देंगे और कोयले की आग पर उसको रख देते हैं। यह सब्जी ऊंधिया कहलाती है। ऊंधियू होगा ये, ठीक है, ऊंधियू कहलाती है। गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ठीक है, गुजराती में ऊंधियू का मतलब उल्टा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ भी उल्टा ही मतलब होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिन आप में से जिन भाई बहनों की लैंग्वेज हमसे मिलती है, हमारी लैंग्वेज से मिलती है, उनको पता होगा। बोलते हैं ना औंधा कर दो, उसको कहते हैं ना औंधा कर दो, ये औंधा कर दिया। औंधा मतलब उल्टा कर दिया, वही तो शब्द है ऊंधियू। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं औंधा कर दिया। ठीक है, औंधा कर दिया ऐसे बोलते हैं ना, औंधा कर दिया मतलब उसका वही है ऊंधियू मतलब उल्टा। ठीक है, उल्टा करके ताज़ी सब्जियों को खेत में पकाना मिट्टी के बर्तन में। चलिए आगे चलते हैं। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय, कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको किससे बचाने के लिए? खराब होने से बचाने के लिए। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, चीज़ें, और इधर चीज़ें दी गई हैं, इधर घरेलू उपाय दिए गए हैं। दूध को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, ताकि ख़राब ना हो? आप कच्चा दूध रख देंगे तो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, बॉईल करते हैं। ठीक है, उसको बॉईल करते हैं। हरा धनिया को क्या करते हैं, आप एक गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ठीक है, पके हुए चावल, जो चावल आपने तैयार कर दिए उसको क्या करेंगे, एक कटोरे में डालकर, थोड़ा ऊपर लेते हैं फ्रेंड्स, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ठीक है, कटोरे में डाल देंगे और एक पानी के बर्तन में रख देंगे, उससे क्या होगा, चावल जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। प्याज और लहसुन को क्या करते हैं, खुले में रखते हैं। ठीक है, ओपन में, जिससे उसको थोड़ी सी हवा मिलती रहे और नमी से बचा कर रखते हैं। मॉइस्चर यदि वहाँ होगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब काम घर में होता है, आपको कुछ ना कुछ इनके बारे में पहले से ही पता होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अभी क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? अभी हमने आपको पढ़ाया है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमजैन, लिंगहुफेन, मापू तोफू या फिर सुशी, बताइए। आप में से किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तब तक हम आपको बता देते हैं तोफू, मापू तोफू क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ पनीर होता है ना, पनीर, तो वहाँ पनीर को तोफू बोलते हैं। पनीर नहीं होता है लेकिन पनीर की तरह ही होता है, उसको तोफू बोलते हैं। उसी की एक डिश होती है ये। ठीक है,
सुशी क्या होता है? ये एक जापानी डिश है, जापानीज डिश है, जापान के लोग इसको बहुत खाते हैं, हांगकांग में भी ये चलती होगी। ठीक है, सोमजैन के बारे में हमें नहीं पता है, इसको चेक करना पड़ेगा। और जो लोकप्रिय भोजन है हांगकांग का वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लिंग हु फैन, हमने बताया था ना आपको, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होती है? ये होती है सांप के मांस से बनी एक डिश, सांप को मार के उसको पका दिया जाता है। तो लिंग हु फैन हांगकांग की एक लोकप्रिय डिश है, लोकप्रिय भोजन है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपको इजीली, ताकि दिख सके। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। सुनीता अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। कौन कौन सी? उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है। पहले ऑप्शन में तो ये दिया गया है। सेकंड, बी में उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, उसे धूप में खुला फैला देती है। ठीक है। डी ऑप्शन, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से पढ़ना है। उपरोक्त तकनीक बी, यानी कि बी वाले पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में, वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सभी के बारे में नहीं पूछा, इसमें पूछा है केवल बी के बारे में। बी यानी कि ये वाला पॉइंट, एक गीले कपड़े में लपेट देती है। अब बताओ, आपको हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि गीले कपड़े में लपेट कर क्या रखा जाता है? धनिया पत्ती। धनिए को लपेट के रखते हैं ना, हरे धनिए को, ताकि वो ताज़ा रहे, सूखे ना। चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या दिए गए ऑप्शन इसके। पहला ऑप्शन दिया गया पके हुए चावल, दूसरा हरा धनिया, तीसरा प्याज लहसुन, चौथा काजू बर्फी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा धनिया। ठीक है, क्लियर है? हरे धनिए को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका परागण, यानी कि पॉलिनेशन। ये क्या होता है देख लेते हैं। एक पौधे के पराग कोश यानी कि एंथर से पौधे के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पराग पोलन का स्थानांतरण। आपको पता है एक पौधे से दूसरे पौधे का परागण कैसे होता है? पोलन के द्वारा होता है, इनके पोलन। ये क्या होता है, जैसे कोई फूल होता है, फूल का ये बीच वाला भाग, यहाँ आपने देखा होगा थोड़ा सा उभरा होता है, उसी पे ये पोलन होते हैं। वो एक पौधे से दूसरे फीमेल पौधे पर, एक पौधे से एक पौधे पर भी हो जाता है परागण, और एक पौधे से मेल पौधे से फीमेल पर भी हो जाता है। ठीक है, तो होता कैसे है? कई बार पक्षियों के द्वारा भी हो जाता है। पक्षी एक पौधे से दूसरे पे जाते हैं, कीट जैसे मधुमक्खी या फिर कुछ भी कीट एक पौधे से दूसरे पर जाते हैं, या फिर हवा से भी हो जाता है, हवा से पोलन उड़कर दूसरे पौधे पर चला जाता है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। देखते हैं आगे। ये बाद में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और बीजों के उत्पादन सीड प्रोडक्शन को सक्षम बनाता है। तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, जब पोलन जो है कहाँ जाएगा? पौधे के परागकोश से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर जाएगा। ठीक है, ये किसी वाहक जैसे वायु, जल, पशुओं द्वारा संपन्न होता है। बताया था ना आपको कि तो वायु से चले जाएंगे पोलन, या फिर जल से भी चले जाते हैं। ठीक है, पशुओं से या फिर पक्षियों से या फिर कीटों से, किसी भी तरह से जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। परागण यानी कि पोलिनेशन के प्रमुख प्रकार, कुछ प्रकार दिए गए हैं, देख लेते हैं। स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है? जब एक फूल के पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, यानी कि एक ही पौधा है, एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उससे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है,
सामान्यतः स्वयं किस में होता है? द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। जो फूल किस तरह के होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, मेल भी होता है वो, फीमेल भी होता है, उसमें होगा स्वयं परागन। वरना यदि पौधा केवल मेल है, ठीक है, एक लिंगी है, मेल है या फिर फीमेल है, तो उसमें स्वयं परागन होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, निषेचन कैसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात अंडरस्टैंडिंग है कि द्विलिंगी पुष्प में स्वयं परागन होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन में। अब देख लेते हैं पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक फूल के पराग कण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। जब एक फूल से जो पराग कण है दूसरे फूल पे चले जाएंगे, कैसे? हवा से, वायु, हवा या वायु से, जल से, किसी पशु पक्षी या किसी कीट से, तो उसे बोलते हैं पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक आ जाता है आपका सिंचाई यानी कि इरिगेशन। देख लेते हैं इसमें सिंचाई किसे बोलते हैं, आप सबको पता ही है। इरिगेशन, पौधों में जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है, ठीक है। सींचना पौधे को, हर पौधे में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब सिंचाई की कुछ विधियां यहाँ दी गई हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि दी गई है जल प्लावन या प्रवाह विधि, ठीक है। यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने के लिए की जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स इस विधि में खेत खाली जब होता है उसमें डायरेक्ट पानी दे देते हैं, ठीक है। एक नाली या एक भरे के द्वारा खेत में पानी कर देते हैं, भर देते हैं। इसको पलेवा या प्लवन या प्रवाह विधि बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग, कहीं प्लवन बोलते हैं, कहीं पे प्रवाह, कहीं पे पलेवा। हमारे यहाँ पलेवा बोलते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे क्यारी या बरहा विधि। खेत में छोटी छोटी क्यारी तथा बरहे बना दिए जाते हैं। छोटी छोटी क्यारी बना देंगे और बरहे बना देंगे, उससे पानी देंगे खेत में, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुंड विधि। फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है। फसल जहाँ पे बोते हैं उनके बीच में, दो पंक्तियों के बीच में एक पतली नाली बना देंगे, जिन्हें कुंड कहते हैं। जैसे कि गन्ना, आलू, चुकंदर में इसी विधि से सिंचाई की जाती है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा गन्ने की जब बुआई होती है तो एक मेड़, जिसे डोल बोलते हैं, उस तरह की बना देते हैं नाली टाइप। एक मेड़ होगा, साइड में नाली होगी, फिर एक मेड़ होगा, फिर नाली होगी। तो गन्ना भी ऐसे ही बोते हैं, आलू भी, चुकंदर भी ऐसे ही बोते हैं। इस विधि को कुंड विधि बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाती है आपकी थाला विधि, ठीक है। इसमें पेड़ों के चारों तरफ वृत्ताकार समतल थाले बनाए जाते हैं, पेड़ के चारों तरफ। फ्रेंड्स इसमें थाला लिखा है, किसी के यहाँ थावला बोलते हैं, किसी के यहाँ थामला बोलते हैं। मतलब जैसे पेड़ है, ये पेड़ है, तो चारों तरफ ऐसे बना देंगे और कहाँ पे पानी देंगे? यहाँ पे पानी दे देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी निकाल देंगे, थोड़ा गहरा गड्ढा कर देंगे थोड़ा सा, इसको थाला या थामला बोलते हैं। यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। हाँ, पौधों के लिए नहीं करते इसको, वृक्षों के लिए करते हैं, या पौधों के लिए भी कर सकते हैं तो छोटा थावला बना देंगे। वरना बड़े बड़े पेड़, जैसे आम के पेड़ के लिए मोस्टली इस तरह की विधि का यूज करते हैं। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि की सिंचाई में भी इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खरबूजे, तरबूज की बेल बोते हैं तो उनकी जहाँ जड़ होगी वहाँ इस तरह के थाले बना देंगे और उसमें पानी देंगे। आगे छिड़काव विधि यानी कि स्प्रिंकल मेथड। पौधों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। नाम से ही पता चल रहा है, पानी की कमी होगी या फिर पानी की ज़रूरत कम होगी इस पौधे को, तो छिड़काव कर देंगे केवल पानी पे। पानी वेस्ट भी नहीं होगा और सिंचाई भी हो जाएगी, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट विधि है ड्रिप टपक सिंचाई विधि। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ ड्रिप टपक सिंचाई विधि। पौधे के आधार में पाइप से बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। इसमें पानी की हानि नहीं के बराबर होती है। पाइप लगा देते हैं, उसमें ड्रिप लगी होती है, बूंद बूंद करके पानी पौधे की जड़ में गिरता है, ठीक है।
उससे क्या होता है, उससे आपका पानी बर्बाद भी नहीं होगा और सिंचाई भी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। इसी के बेस हमने क्वेश्चन लिया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। बताइए, अभी हमने आपको बताया है कि जब पौधे के आधार में, सीधा पौधे के आधार में पानी जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, बताइए। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। फ्रेंड्स राइट आंसर कमेंट कीजिए अपना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई के द्वारा सीधा पौधे के आधार में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है और सिंचाई की जाती है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स खाद के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजर। खाद पशुओं के मलमूत्र, पौधों के अवशेष और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। पशुओं का मलमूत्र होगा, पौधों के अवशेष होंगे और अन्य कार्बनिक पदार्थ होंगे। खाद मिट्टी को पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस और संरचना प्रदान करती है। ठीक है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। मिट्टी को क्या देती है खाद, पोषक तत्व देगी, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस और संरचना प्रदान करती है। चलिए आगे देख लेते हैं खाद के बारे में। खाद जैव निम्नीकरण यानी कि बायो डिग्रेडेबल है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। खाद मृदा की संरचना को बेहतर बनाती है। खाद जब डालते हैं मृदा में तो मृदा की जो संरचना है, ठीक है, वो अच्छी हो जाती है। और खाद जो डालते हैं कंपोजिट खाद, रासायनिक अभिक्रिया उसमें प्रबल नहीं होती, मतलब पौधों के लिए, फसल के लिए कोई ज़्यादा हार्मफुल वो नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए हमने क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है इसी से रिलेटेड, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, उर्वरकों की अपेक्षा यानी कि जो फर्टिलाइजर है उसकी अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है, बिल्कुल है, अभी हमने पढ़ा है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है उससे। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, बिल्कुल हमने बताया था ना, खाद जब मृदा में डालते हैं तो मृदा के अंदर छोटे छोटे रंध्र छेद बन जाते हैं। ठीक है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये पॉइंट गलत है फ्रेंड्स। ऐसा तो हमने नहीं बताया कि खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है पौधे के लिए। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन इसके राइट हैं, ए, बी और सी। अब देख लेते हैं आगे, देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है इसका ए, बी तथा सी। ठीक है, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे देख लेते हैं, जंगल के बारे में बताया गया है, यानी कि फॉरेस्ट। ध्यान से पढ़ेंगे, जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार क्या हुआ, वह इस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं, कुछ बो सकते हैं, उस पर फसल उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। किसको, जो लोग जंगल में रह रहे हैं 25 साल से। ठीक है, जंगल का संरक्षण कौन करता है, वहाँ की ग्राम सभा, जिस क्षेत्र में होगा वहाँ की ग्राम सभा जंगल का संरक्षण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, बताइए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या फिर संविधान अनुसूची जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 या फिर भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बताइए, 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट, अभी बताया बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है ना, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग
इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उनको जो रह रहे हैं 25 वर्षों से जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इंक्लूड किया है। आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। मुझे भी कन्फ्यूज़न था जब मैंने नहीं पढ़ा था। अब देखते हैं खेती की प्रक्रिया के क्या चरण हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। ठीक है उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद बीज बोते हैं, मिट्टी में बीज बो देंगे। फिर क्या करेंगे, खरपतवार को हटाते हैं। खरपतवार आपको पता ही होगा, जब भी हम कोई फसल बोते हैं तो फसल के बीच बीच में छोटे छोटे पौधे, जैसे कि बथुआ बोलते हैं या कोई और भी चीज़, घास फूस, उसको खरपतवार कहते हैं, तो उसको हटा दिया जाता है 3rd नंबर पे। फिर क्या करते हैं, इसके बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालते हैं। जब प्याज रेडी हो जाती है तो उसको उखाड़ कर बाहर निकाल लेते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। प्याज जब रेडी हो जाती है तो उसके ऊपर पत्तियां होती हैं जो पहले तो हरी रहती हैं, लेकिन प्याज के रेडी होने के बाद वो सूख जाती हैं, तो उनको फिर काट लिया जाता है। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र नागपुर में सर्वाधिक प्याज वहीं से सप्लाई होती है पूरे देश में। चलिए आगे देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन भी इंक्लूड किया इसके लिए, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये उचित क्रम में नहीं है। जैसे कि मिट्टी की गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, हाँ, और बीज बोना। बताइए सही क्रम क्या हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करना, यानी कि ए नंबर पे हो जाएगा, 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बीज बोते हैं। बीज बोना कहाँ लिखा है, ई नंबर पे, ए के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है फिर क्या करते हैं हम, फिर खरपतवार को हटाते हैं, ये रहा खरपतवार, बी नंबर पे, ए, ई और बी हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, ए, ई, बी, डी। और लास्ट में क्या करते हैं, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर देते हैं, यानी कि सी हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए इसका सही क्रम, ए, ई, बी, डी, सी। ठीक है, ए, ई, बी, डी, सी। चलिए देख लेते हैं कहाँ दिया गया है, ए, ई, बी, डी, सी, ए, ई, बी, डी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मिश्रण, थोड़ा सा बड़ा कर लें। मिश्रण को अलग करने के तरीके, जैसे कोई चीज़ मिली होती है आपस में, 2 चीज़ें 3 चीज़ें, तो उनको कैसे कैसे अलग करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है थ्रेशिंग या गहाई करना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या होता है थ्रेशिंग, आपने देखा भी होगा ना, थ्रेशिंग मशीन आने लगी हैं अब तो, पहले हाथ से करते थे। क्या है इसमें, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना। जो फसल काट ली है हमने पूरी, उससे क्या करेंगे, भूसे को अलग कर देंगे। ठीक है, और दानों को अलग कर देंगे, दानों को भूसे से अलग कर देंगे, या फिर गहाई करना कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं। जो डंठला होता है फसल का, उसको पीट पीट कर उसमें से अनाज के बीज निकाल लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गेहूँ, धान, दानों को उनके तनों से अलग करना। ठीक है, अभी तो नहीं करते हैं गेहूँ, लेकिन पहले, अब से लगभग 20 साल पहले ऐसे ही करते थे। गेहूँ काट लेंगे, उनको वैसे निकालते थे, उनको पीट पीट कर निकालते थे। अभी तो मशीन आ गई है जिनको थ्रेशर बोलते हैं, थोड़ी सी देर में ढेर सारे गेहूँ अनाज निकल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दिया गया है निष्पावन विधि, यानी कि विनोइंग। इसमें क्या होता है, इसमें मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या हवा के झोंके से अलग करने की विधि है। मतलब सपोज कीजिए गेहूं के दाने हैं और आपके पास भूसा मिला हुआ है इसमें, तो एक इस तरह का एक वो आता है,
जिसको बोलते हैं छाछ बोलते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग जगह पे कुछ और बोलते हैं। तो उसमें एक आदमी उसको उठा लेगा, ये महिला, और उसको हवा के झोंके में नीचे हिला हिला के गिराएंगे। तो उससे क्या होगा, हवा चलती होगी, भूसा अलग जाके गिरेगा, हल्का होता है, और गेहूं के दाने या अनाज के दाने नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो गेहूं के दाने और भूसा अलग अलग हो जाएंगे। देखो लिखा है, उदाहरण के लिए गेहूं चावल के दाने दानों से भूसी को अलग करना। ठीक है, ये भी अब बहुत ही कम करते हैं लोग, क्योंकि भूसी अब होती नहीं है गेहूं के अंदर, अब तो मशीन से बिल्कुल क्लीन निकलते हैं, साफ। लेकिन कभी कभी हो जाता है तो करते हैं, हम लोग अभी भी करते हैं। जैसे कभी कभी भूसी मिली होती है गेहूं में, तो ये जो मैंने बताया आपको, ये एक सीख से बना होता है, कुछ सीख होती हैं, वही सेम सीख जैसे कुल्फ़ी हम खाते हैं तो कुल्फ़ी में भी लगी होती है सीख, उसी से बनी हुई एक चीज़ होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ बोली जाती है, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं छाछ। ठीक है, और इसका यूज़ मोस्टली महिलाएं करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। निस्पंदन या निथारना, यानी कि फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, यह विधि एक फिल्टर पेपर या कपड़े के माध्यम से मिश्रण को पास करके एक अघुलनशील ठोस इनसोल्युबल सॉलिड को तरल से अलग कर देती है। ठीक है, अलग कर सकती है। ठोस कण फिल्टर में फंस जाते हैं जबकि तरल लिक्विड गुजर जाता है। उदाहरण के लिए चौक पाउडर और रेत को छानकर पानी से अलग किया जा सकता है। सपोज कीजिए पानी में रेत मिला हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, कपड़े से या फिल्टर पेपर से छान लेंगे, पानी नीचे निकल जाएगा और रेत या फिर चौक पाउडर होगा वो ऊपर कपड़े के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, चलिए वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, ये इसमें क्या होता है, इस विधि में घुलनशील ठोस को तरल से अलग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में घोल को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि सभी तरल वाष्पित न हो जाएं और ठोस बाकी रह जाए। तो इसमें क्या होता है, जो दो चीज़ मिली होती हैं उसमें जो तरल पदार्थ होता है उसको गर्म करते रहते हैं, वो जब तक उसका भाप बन के वो अलग नहीं हो जाता। ठीक है, और एक रहता है उसमें ठोस जो कि नीचे उसमें बचा रह जाता है किसी बर्तन में। ठीक है, उदाहरण के लिए नमक और चीनी को पानी से वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है। जैसे पानी के अंदर नमक या चीनी मिली हुई है, तो जब उसको वाष्पीकरण करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, उड़ के अलग हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या बचेगा, नमक या फिर चीनी। चलिए आगे चलते हैं। छानना यानी कि सीविंग, आपको पता ही है छानना मतलब क्या होता है, एक छन्नी होगी उससे पास करेंगे। यह पृथक्करण की एक विधि है जिसमें विभिन्न आकारों के घटकों वाले ठोस मिश्रण को अलग करने के लिए छन्नी का उपयोग किया जाता है। जैसे आटा छानने की छन्नी होती है, आटा जब छानते हैं तो आटा नीचे चला जाता है और जो उसका छन्नस है या बूर जिसे बोलते हैं वो उसमें ऊपर रह जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है उदाहरण के लिए मोटी रेत और कंकड़ से बारीक रेत को अलग करना, ऐसा भी होता है। आपने देखा होगा जब मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं क्या करते हैं, वो एक जाल, उनके पास एक जाली होती है छन्नी की तरह, उसमें रेत को छानते हैं, तो रेत साफ, जो बारीक रेत है वो अलग निकल जाता है और जो कंकड़ पत्थर हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है छानना यानी कि सीविंग। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फसल की कटाई नहीं होगा, हस्त चयन हाथ से नहीं होगा, थ्रेशिंग होगा या निष्पावन होगा, बताइए। थ्रेशिंग हमने सबसे पहले नंबर पे आपको बताया था, उसके बाद बताया था निष्पावन। देखने में ऐसा लग रहा है कि थ्रेशिंग और निष्पावन में कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपको बता देते हैं जो थ्रेशिंग होती है उसमें पीट कर दाने और भूसी अलग करते हैं, लेकिन जो निष्पावन होती है दाना और जो भूसी मिली हुई है उसको छाछ के द्वारा जैसे हवा में नीचे गिराते हैं तो दाना नीचे गिर जाता है और भूसी थोड़ी सी अलग जाके गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पावन। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चलो मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ क्या बोलते हैं, हिंदी में निष्पावन बोलते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। निष्पावन, विनोइंग बोलते हैं, सॉरी। ठीक है,
इस विधि को बोलते हैं विनोइंग मेथड। इससे क्या होता है, जो भारी पदार्थ होता है वो नीचे गिर जाता है और जो भूसा होता है वो आगे जाके गिरता है। ठीक है, इसमें लिखा है उदाहरण के लिए गेहूं या चावल के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया गया है फ्रेंड्स, हमने इसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन इसकी नंबरिंग करना इसकी भूल गए हैं हम। आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। ठीक है, जब किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या है? हमने आपको बताया था ना, कपड़े पे और फिल्टर पेपर पे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन, यानी कि हिंदी में निस्यंदन। चलिए आगे चलते हैं। परजीविता और सहजीविता, इन दोनों के बारे में बताया गया है। पहले परजीविता देख लेते हैं। परजीविता क्या होती है? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई जीव है और दूसरे जीव से फायदा उठा रहा है, लेकिन दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसे बोलते हैं परजीविता, पैरासिटिज्म। ठीक है, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु। ऐसे जंतुओं को परजीवी जंतु, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या दिया इसके बारे में। इसके उदाहरण दिए हैं जैसे कि जोंक, जूं, अमरबेल, अमीबा, फीताकृमि। जोंक जो होती है आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जोंक यदि किसी के शरीर पे लग जाएगी, हमारे शरीर पे, तो खून चूस लेगी, तो उसका तो फायदा हो जाएगा, लेकिन हमें वो नुकसान पहुंचाएगी, हमारी स्किन कट जाएगी, ब्लड आ जाएगा, है ना। ऐसे ही जूं होती है, जैसे किसी के बाल में, हेयर में जूं होती है, तो क्या करेगी, जूं जब काटेगी खून चूस लेगी आपका। ठीक है, काट के नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन आपका क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से ये सभी एग्जाम्पल हैं, ये सभी पैरासाइट परजीवी के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं सहजीविता, सिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, दोनों लोगों को फ़ायदा होता है। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी, सिम्बायोटिक कहते हैं। ऐसे जंतुओं को सहजीवी कहते हैं, और इस संबंध को क्या बोलेंगे, सहजीविता, सिम्बायोसिस। ठीक है, जैसे मटर का पौधा और राइजोबियम, शैवाल, एल्गी और फफूंदी। ठीक है, बगुला और भैंस। जैसे बगुला और भैंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आपने देखा होगा भैंस के ऊपर जूं होती हैं बड़ी बड़ी, तो क्या होता है, कई बार बगुला उसके ऊपर बैठ के उनको जूं को खाता है। उससे क्या होता है, बगुले को तो भोजन मिल जाता है, जूं को खा लेगा वो। ठीक है, भैंस का क्या फ़ायदा होगा, भैंस की खुजली मिट जाएगी, भैंस के शरीर पे से जो खून चूस रही है जूं, वो अलग हो जाएगी, तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सहजीविता, सिम्बायोसिस। और इन दोनों जंतुओं को क्या बोलेंगे, बगुला और भैंस को, सहजीवी। ठीक है, यानी कि सिम्बायोटिक। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, बताइए कहेंगे क्या कहेंगे, परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता या सहयोजिता। अभी आपको बताया जब एक को जीव को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, परजीविता। ठीक है, पैरासाइट होते हैं ऐसे जंतु को पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। केंचुआ आपने देखा होगा सबने, अर्थवर्म। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ठीक है, केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, सुना होगा आपने, है ना। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। जो छेद करते हैं केंचुए, क्या मिलता है इनसे, हवा और पानी मिलता है जमीन को। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो गली सड़ी पत्तियां होती हैं, पौधे होते हैं, उनको खाते हैं। इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। जो ये मल निकालते हैं उससे ज़मीन उपजाऊ होगी, वो ज़मीन के लिए खाद का काम करता है। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाया जाता है उसे वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं, और जो केंचुआ पालन के लिए पालन करते हैं उसमें जो वर्मी कंपोस्ट खाद निकलती है उसको खेतों में डालने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। पोली मतलब सॉफ्ट बनाते हैं, नरम। ये भी ठीक है। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। छोड़ देते हैं इसको भी। केंचुए का मल मृदा को उर्वर यानी कि उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था हमने। तो यानी कि क्या इसका राइट हो जाएगा, ए, बी और डी। अब देख लेते हैं क्या दिया गया है। ए, बी और डी। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका गलत है। खरपतवार के लिए वो उसका कोई वो नहीं है, बताया नहीं गया उसके बारे में कुछ। चलिए आगे देख लेते हैं। पक्षियों की चोंच, बर्ड्स बीक के बारे में बताया गया। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। ठीक है। तोते की घुमावदार चोंच होती है, थोड़ी सी घूमी हुई होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गोरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। छोटी होगी, चौड़ी होगी और मजबूत होगी कबूतर और गोरैया में। ठीक है। और आपका ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। कैसी, छोटी, चौड़ी और मजबूत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। ठीक है, जो कीचड़ से, मिट्टी से कीड़े निकालते हैं, कैसी होगी उनकी चोंच, लंबी होगी, पतली होगी और नुकीली और मुड़ी होती है। मछली पकड़ने वाले जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बगुला डायरेक्ट बहुत लंबी चोंच होती है, मछली को पकड़ लेता है। ठीक है। और मछली को जब पकड़ता है तो मछली के अंदर मिट्टी या कोई भी चीज़ लगी होगी, वो अपनी चोंच के अंदर ही फिल्टर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। आगे देख लेते हैं। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। ठीक है, यानी कि छानने की प्रणाली, फिल्टर करने की। इन पक्षियों को के उदाहरण है हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख। ठीक है, हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख, ये कोई चीज़ पकड़ते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी लगा होगा, उसको अपनी चोंच में ही फिल्टर कर देंगे, निस्पंदन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। किसी प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। किस प्रकार के, बताइए फ्रेंड्स। तिकोनी आकार की, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी, पतली और सुई जैसी चोंच। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था ना कि मीट को काटने में किसकी चोंच यूज़ होती है, चील, बाज, गिद्ध वगैरह की। तो कैसी होती है उनकी चोंच, हुक जैसी चोंच। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। अभी आपको बताया था ना, किसमें, फ्लेमिंगो, हंसावर, ठीक है, बत्तख, बताया था ना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मछली वगैरह कुछ खाएंगे कोई भी चीज़, तो उसमें कुछ गंदगी होगी तो उसको चोंच में फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पक्षियों के पंजे, क्लोज ऑफ बर्ड्स। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं, जैसे कि बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। आपने देखे ना बत्तख के पैर कैसे होते हैं, इस तरह के पैर होते हैं। ठीक है, जो पानी में तैरेंगे उनके पंजे कैसे होंगे, झिल्लीदार होंगे। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, ऐसे। ठीक है, एक इस तरह से होगा पीछे, तो टहनियों को जकड़ लेंगे।
आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जैसे ह्यूरोन। ठीक है, उदाहरण दिया गया ह्यूरोन का पंजा। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, यानी पक्षी पानी में जाकर मछलियां को शिकार कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला। आपने देखा है ना, सारस, बगुला, क्रेन की टांगें लंबी लंबी होती हैं। तो ऐसे जो पक्षी होते हैं पानी के अंदर आसानी से शिकार कर लेते हैं मछली का। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। किस किस का होता है? चील का, गिद्ध का, उल्लू का। उल्लू के पैर बहुत मजबूत होगा और शिकार को पकड़ने में मदद करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जीवों का आकार, विषाणु के बारे में लिखा गया है। विषाणु सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इनका आकार 20 से 300 नैनोमीटर का होता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, ये विषाणु वायरस से थोड़े से बड़े होते हैं, जिनका आकार 0.5 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ये थोड़े बड़े होते हैं विषाणु से। कवक यानी फंगी, ये जीवाणु से बड़े होते हैं कवक, जिनका आकार 2 से 10 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, याद रखेंगे, विषाणु के बाद जीवाणु, फिर कवक। आगे देख लेते हैं, शैवाल आ जाता है उसके बाद। सबसे बड़े होते हैं, जिनका आकार 1 से 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसके डिपेंड पे हमने क्वेश्चन भी रखा है, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवो लिखा गया है? फ्रेंड्स, ये जीवो है को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। तो हमने क्या पढ़ा था अभी? सबसे पहले क्या होगा? वायरस यानी कि विषाणु, उसके बाद क्या होगा? जीवाणु, फिर क्या होगा? कवक, और फिर क्या होगा? शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मटर के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमने पहले किसी क्लास में किया था, लेकिन हमने मेंडल के बारे में क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया था। आज हमने मेंडल के बारे में 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बहुत ही ईजी हैं, आप आसानी से उनको पिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बीजों का हरा या पीला होना, बिल्कुल ठीक बात है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पाया था कि जो बीज होंगे हरे होंगे या फिर पीले होंगे। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, बिल्कुल ठीक है, ये भी बात मेंडल ने अपने प्रयोगों में पाई थी। तीसरा देख लेते हैं, पौधों का लंबा या नाटा होना, बिल्कुल ठीक है, लंबे पौधे भी थे और छोटे पौधे भी थे। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक पॉइंट और बचता है। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं था, या तो पीला ही रंग होगा या फिर हरा रंग होगा, लेकिन मिक्स करके रंग उनका नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था ना कि कौन सा मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक क्वेश्चन और है मेंडल से। ग्रेगोर लिख दिया है गलती से। ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के पौधों के बीज में उनका कौन सा प्रेक्षण था? बताइए। यदि मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी में, ऑप्शन देख लेते हैं, सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज होंगे, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर पौधों में पीले बीज होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या पाया था कि अगली पीढ़ी में पीले बीज ज़्यादा होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बस क्लास एंड होने वाली है, 5 मिनट की क्लास और बची है फ्रेंड्स, देख लेते हैं जल्दी से। अलबरूनी अलबरूनी क्या था? अलबरूनी एक यात्री था जो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले अलबरूनी भारत आए। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। उन्होंने उस समय कई चीज़ों के बारे में लिखा। उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका? किताब उल हिंद। ठीक है, अलबरूनी की किताब का नाम था किताब उल हिंद। ठीक है,
उस समय के तालाबों पोंड्स के बारे में भी लिखा। उस समय किस तरह के तालाब हुए करते थे उसके बारे में भी अल-बरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में लिखा था। ठीक है, चलिए इसके लिए हमने क्वेश्चन भी लिया है एक, देख लेते हैं। अल-बरूनी कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था, गलत। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था, गलत। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल्पना चावला, फ्रेंड्स ये आज का लास्ट टॉपिक है। कल्पना चावला ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी। लेकिन क्या हुआ, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी अंतरिक्ष से लौटते समय। अब देखिए हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया इसका। कल्पना चावला एक सेकंड फ्रेंड्स। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ? अभी बताया था हमने आपको, कब हुआ था? 2003 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 2003 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। जल के बारे में दिया गया। जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पदार्थ की तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर 70% भाग जल से ढका है, ये सब आपको पता ही है। जल के क्षेत्र को जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। महासागरों का जल लवणीय है। ठीक है, महासागरों में लवणीय जल है। एलवन जल फ्रेश वाटर कितना है? 2.7% ओनली, यानी कि पीने लायक जल केवल 2.7% है पृथ्वी पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लवण जल का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। फ्रेंड्स ये एलवन लिखा है, गलती से लवण लिखा गया, ये एलवन होगा। जल में ऑक्सीजन की मछलियां मर जाती हैं। जल में ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियां मर जाती हैं। ऑक्सीजन बहुत कम होता है जल में। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। पानी को कैसे रखेंगे साफ? पानी को बॉईल कर दो तो पानी साफ रहेगा। ठीक है, घर में भी करते हैं हम। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। जल का सर्वाधिक घनत्व यानी कि डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, याद रखेंगे। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, हर चीज़ को लगभग घोल लेता है अपने अंदर। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मोनसिनराम में दर्ज की गई है। कहाँ पड़ता है मोनसिनराम? मेघालय में। ठीक है, कितनी वर्षा दर्ज की गई है? लगभग 1150 सेंटीमीटर तक वर्षा वहाँ दर्ज की गई है। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, अभी मोनसिनराम है। वर्षा को मापने का यंत्र क्या है? उसे रेन गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन गेज। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। धरती पर एलवन जल की उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है, कुल उपलब्ध एलवन जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल एलवन जल की मात्रा है? मतलब जो एलवन जल है किस रूप में सर्वाधिक है? नदियों के रूप में, झरने के रूप में, ग्लेशियर या हिमनद के रूप में, या जलप्रपात के रूप में? फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया है जो एलवन जल है, पीने योग्य जल है, 70% किस रूप में है? ग्लेशियर या हिमनद के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस फ्रेंड्स खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन है, अब कोई टॉपिक नहीं है, इसी के 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। एक सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से जल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, बिल्कुल ठीक है। पदार्थों की तीनों अवस्था में जल विद्यमान है, बिल्कुल ठीक है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, ये गलत है।
क्या बताया था हमने आपको, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा है इसमें, कौन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद आप भी रेस्ट कीजिए। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इनमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन या अवक्षेपण, चारों ऑप्शन में ये दिया गया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तब तक आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले वाष्पीकरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर संघनन होगा और लास्ट में आपका अवक्षेपण होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। ठीक है, आज आपका ईवीएस का पूरा सिलेबस सीटेट 2024 में जो 24 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 21 जनवरी को, आज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई कंटेंट में आपको समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस पूरी क्लास की, यानी कि अब तक 9 क्लास अपलोड हुई हैं, इन पूरी क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर सीटेट के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कई बार भी PDF सेंड की हुई है, लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो वीडियो आप देख सकते हैं, जो वीडियो बनाई है वो सेम वही PDF उसके अंदर है। इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, एक दिन में आपकी पूरी EVS तैयार हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं फिर अब एक दूसरी वीडियो के साथ कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।